बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम इस लेक्चर में अपनी किताब के दूसरे चैप्टर का आगाज़ करते हैं। इस चैप्टर में 1947 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक की सियासी और दस्तूरी तारीख़ का जायज़ा पेश किया गया है और मुतालियाती आसानी यानी आपके पढ़ने की आसानी के हवाले से इस टॉपिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में यानी इस बड़े चैप्टर को, जो कि ख़ासा बड़ा है, काफ़ी सारे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज हम इसके पहले हिस्से का जायज़ा पढ़ेंगे। वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हुकूमत 14 अगस्त 1947 ता 11 सितंबर 1948 ईस्वी। ये इस टॉपिक का इस ख़ासे बड़े टॉपिक का बल्कि पहला हिस्सा है, जो कि मजमूई तौर पर हमारा चैप्टर, क्योंकि मजमूई तौर पर एक बड़े हिस्से को, तारीख़ के एक बड़े हिस्से को 1947 से 58 तक के हिस्से को कवर करता है, इसलिए इसको काफ़ी सारे छोटे टॉपिक्स में तकसीम किया गया है। इन सारे टॉपिक्स को हम आपके लेवल पे 1 बाय 1 और मुख्तसर तफसीलात के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप इनको बाआसानी समझ लें और आपके लेवल पे तैयार भी हो जाए। इसके अलावा एक काबिल तवज्जो बात यह भी है कि पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात के फ़ौरन बाद मैंने आपको ये वाला टॉपिक शुरू करा दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसलिए दरमियान में डिस्कस नहीं किए कि इन दोनों टॉपिक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो कायद-ए-आज़म के दौर ही से मुतल्लिका वाक़यात में कवर होता है। इसलिए इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हम कॉपी में लिखा करते हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। अगर मैं दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कॉपी पे लिखाऊं तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनेगा। मैंने आपका काम आसान करने के लिए पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मुलतवी करके ये वाला टॉपिक शुरू किया है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम अगले लेक्चर में इस दौर के, बल्कि इन दोनों टॉपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको मिला के लिखेंगे। ये बात मैंने इसलिए वाज़े कर दी है कि क्योंकि अब हम तरतीब से, जो हमारी क्लास में तरतीब हुआ करती थी, उससे थोड़ा सा हट के पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हों कि इब्तदाई मुश्किलात वाले टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो मिस हो गए हैं। तो इस हवाले से उनको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये डिटेल बता दी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा सवाल ये है, इस पूरे टॉपिक को हम एक क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात का मुख्तसर जायज़ा पेश करें। इसके जवाब में
मेन हेडिंग बनाएं कायद-ए-आज़म का दौरे हुकूमत 14 अगस्त 1947 ता 11 सितंबर 1948 ईस्वी। अब ये हमारी एक मेन हेडिंग है। इसके बाद जो भी हेडिंग्स आएंगी वो सारे की सारी छोटी हेडिंग्स यानी सब हेडिंग्स आएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि एक इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे अहम वाक़यात को मुख्तसर करके पेश किया जा सके, कवर किया जा सके आपके इस एक क्वेश्चन की हद तक मुख्तसर करके। इसमें पहली सब हेडिंग बनाएं हुकूमत पाकिस्तान का क़याम कराची बहैसियत दारुल हुकूमत और कायद-ए-आज़म की कराची मुंतकिली। मैं रिपीट करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान का क़याम कराची बहैसियत दारुल हुकूमत और कायद-ए-आज़म की कराची मुंतकिली। अब मैं आपको अगेन यही बात कहूँगा कि ये तीनों, अब देखें, तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको एक हेडिंग में हमने मुख्तसर किया है आपकी इंतहाई आसानी के लिए। ये इस तरह से वाक़यात थे कि हुकूमत पाकिस्तान का क़याम 20 जुलाई 1947 को अमल में आ गया। ये तय किया गया कि कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। कराची अब तक सूबा सिंध का दारुल हुकूमत था, अब इसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया जाना था। इस मकसद के लिए ये फ़ैसला किया गया कि कराची से सूबाई दारुल हुकूमत हैदराबाद मुंतकिल कर दिया जाए और सूबाई हुकूमत सरकारी इमारतें यानी सिंध की सूबाई हुकूमत सरकारी इमारतें मरकज़ी हुकूमत के लिए खाली करके हैदराबाद चली जाए और हैदराबाद में अपने दफातर सूबाई सतह के दफातर कायम कर ले। गो कि इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने एहतजाज भी किया, जिसका हम आगे चल के जिक्र पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल कराची को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया गया, जिसकी कई और वजूहात भी थीं। इसका तफसीली ज़िक्र भी आगे आएगा। इसके बाद दीगर जो ज़रूरी मामलात थे, अंग्रेज़ों के साथ होने वाले मुज़ाकरात थे, वो तकरीबन मुकम्मल किए गए, सारे मामलात निपटाए गए। कायद-ए-आज़म उस वक़्त तक दिल्ली में मुकीम थे, क्योंकि दिल्ली में दीगर बहुत सारे अहम मामलात तय पा रहे थे। तो उनको मुकम्मल करने के बाद कायद-ए-आज़म 7 अगस्त 1947 को दिल्ली से कराची मुंतकिल हो गए। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, कराची इसका दारुल हुकूमत करार पाया और कायद-ए-आज़म कराची में मुंतकिल हो गए और गवर्नमेंट हाउस में कायद-ए-आज़म ने सकूनत इख्तियार कर ली। नेक्स्ट हेडिंग बनाएं पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली और वफाकी काबीना का क़याम। यहाँ बल्कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली और वफाकी काबीना का क़याम।
यानी पहली दस्तूर साज असम्बली और पहली वफाकी काबीना। इसके बाद बड़ा अहम वाक़या पेश आया कि 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का बाकायदा इजलास मुनक्किद किया गया और इस तरह इस दस्तूर साज असम्बली ने अपनी बाकायदा हैसियत में काम का आगाज़ कर दिया। ये जो दस्तूर साज असम्बली थी, आप इसको समझने के लिए, वैसे गो कि इसकी नोयत खासी मुख्तलिफ थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि कौमी असम्बली से मिलती जुलती चीज़ थी, क्योंकि नोयत के लिहाज से इसमें थोड़ा फ़र्क भी था, लेकिन ये आपको समझाने के लिए आप यूँ इसको समझ सकते हैं कि ये किसी हद तक कौमी असम्बली से मिलती जुलती असम्बली थी। ये किन लोगों पर मुश्तमिल थी? ये उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल थी जो कि 1945-46 के आम इंतखाबात में मरकज़ी कानून साज काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे और उन इलाक़ों से मुंतखब हुए थे जो कि पाकिस्तान की हदूद में शामिल हुए थे या हो रहे थे। यानी मज़ीद वजाहत के लिए यूँ समझ लें, मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली उन लोगों पर मुश्तमिल थी जो कि पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाक़ों से 1945-46 में मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी उस वक़्त की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए थे। ये उन लोगों पर मुश्तमिल असम्बली थी जो कि 11 अगस्त 1947 को अपने पहले इजलास के साथ बाकायदा हैसियत में वजूद में आ गई। इसके बाद इस असम्बली के इजलास जारी रहे। 14 अगस्त 1947 को इसी असम्बली के खुसूसी इजलास में ऐलान आज़ादी लॉर्ड माउंटबेटन ने पढ़ के सुनाया, जिसका हम पिछले टॉपिक में जिसके हवाले से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा चंद दीगर अहम नोयत के काम भी किए गए, जिसमें कायद आज़म ने बहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया। पाकिस्तान की इसी हवाले से, इसी मुनासबत से जो अगला स्टेप था, पाकिस्तान की काबीना की तश्कील की गई। लियाकत अली ख़ान को वज़ीर आज़म का ओहदा तफवीज़ किया गया और उनकी काबीना के अरकान का तकर्रुर भी कायद आज़म ही के मशवरे से किया गया। इब्तदाई तौर पर यह काबीना 7 अरकान पर मुश्तमिल थी। इस तरह वफाकी काबीना के क़याम के साथ मरकज़ी सतह पर पाकिस्तान की हकूमत साजी के इब्तदाई काम जो थे वो मुकम्मल हो गए, जिनमें मैं रिपीट कर दूं, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का क़याम, कायद आज़म का बहैसियत गवर्नर जनरल ओहदा संभालना और मरकज़ी सतह पर पाकिस्तान की वफाकी काबीना का क़याम और उसका तकर्रुर शामिल था। ये तमाम काम जो थे ये कायद आज़म ही के हुक्म पर किए जा रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दीगर अहम इदारों के सरबराहान और आला अफसरान का तकर्रुर भी कायद आज़म के मशवरे से किया गया और ये सब काम अव्वलीन अय्याम में ही अंजाम पाने शुरू हो गए और इस तरह
हुकूमत पाकिस्तान और इससे मुतल्लिका इदारे और महकमे तेज़ी से वजूद में आने लगे और अपना काम संभालने लगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएं, कायद-ए-आज़म और मसला मुहाजिरीन। कायद-ए-आज़म और मसला मुहाजिरीन। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ यह हेडिंग शुरू करने से पहले कि ये जो गुज़श्ता हेडिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपके लेवल पे इंतहाई शॉर्ट करके बताई हैं। जब हम अगले इस लेक्चर को मुकम्मल या इस टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनमें नेम्स और डेट्स के हिसाब से इनकी काफ़ी सारी मज़ीद तफसीलात भी ऐड हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ मुतालियाती तसलसल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको मुख्तसर करके तफसीलात बताने की, क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इस हेडिंग से मुतल्लिक, कायद-ए-आज़म और मसला मुहाजिरीन। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इसे जो बहुत बड़े मसाइल और मुश्किलात दरपेश थे उनमें मुहाजिरीन का मसला इंतहाई